बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिन ममालिक में आज ईद मनाई गई उनको ईद मुबारक, और पाकिस्तान में कल सुबह जो है वो ईद है, तो पाकिस्तान में भी देखने वालों को ईद मुबारक। वीडियो का आगाज़ करते हैं इकरारुल हसन साहब के मामले से। इकरारुल हसन साहब के साथ पिछले 3-4 रोज़ में 2 वाक़यात हो चुके हैं। एक जिस DSP को उन्होंने पकड़ा था, अगर आप इकरारुल हसन साहब की वीडियो में जाकर देखें कितनी शर्मनाक और कितनी घिनौनी उसका हरकतें थीं, क्या उसका किरदार था, क्या वो कर रहा था। कराची जैसे शहर में फ्लैट के अंदर जिस तरह से इज्तिमाई ज़्यादतियाँ और जो कुछ हो रहा था वो इकरारुल हसन साहब अपनी वीडियो में बता चुके हैं। और वो जाली DSP जिसको रेंजर्स की मदद से पकड़ा गया था, 3 साल वो जेल रहा और 3 साल बाद अदालतों से उसको ज़मानत मिल गई। और अदालत से ज़मानत मिलने के बाद उस शख्स ने आकर और इकरारुल हसन साहब की टीम के एक मेंबर को अगवा करने की कोशिश की। उसकी भी CCTV फुटेज जो है वो सामने आ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद मजाल है किसी इदारे ने कोई एक्शन लिया हो, मजाल है सिंध हुकूमत ने कोई एक्शन लिया हो, मजाल है बिलावल जरदारी साहब के कान पर जूं रेंगी हो और वो बिलावल जो मतीउल्लाह जान साहब के घर पहुंच गए थे। बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है, वो उनके घर गए। वो बिलावल जो मीर शकील रहमान के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो बिलावल इकरारुल हसन साहब के मामले में मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। वजह यही है कि ज़ाहिर है ये क्योंकि इकरारुल हसन साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, जो करने वाले हैं वो जो हैं वो ऐसे लोग हैं, यानी पुलिस के लोग हैं या पुलिस के नाम पर काम करने वाले जाली लोग हैं। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि सिंध में हर जो करप्शन है, लूट मार है, फ्रॉड है, उसका हिस्सा जो है वो जरदारी साहब और इनकी फैमिली को पहुंचता है। ये भी हो सकता है कि ये जो जाली DSP है इसका कोई हिस्सा भी इनको पहुंचता हो, तो इसलिए मौसूफ जो हैं वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप ये देखें कि मैंने आपको एक रावलपिंडी का वाक़या बताया था जिसमें 9 अफराद को कत्ल किया गया, 5 ख़वातीन और 4 मासूम बच्चों को। वहाँ पे भी अदालत ने उनको अबूरी ज़मानत दे रखी थी जिन्होंने कत्ल किए। और यहाँ पे भी जो DSP, जो जाली DSP बल्कि जो इतनी घिनौनी हरकतें कर रहा था, इतनी घिनौने जराइम कर रहा था, ऐसा वो दरिंदा, ऐसा वो वहशी, उसकी आप अगर बारे में सुने तो हैरान रह जाता है बंदा कि वो क्या कर रहा था। और अगर यही शख्स पंजाब में होता तो आप फिर मीडिया को देखते, मीडिया पे वो पुरगैम होने थे, वो मुहिम चलनी थी कि बस कर दें। या ये शख्स जो पुलिस का DSP बना हुआ था, अगर ये ISI का कोई नुमाइंदा बना हुआ होता तो फिर भी आप देखते लिबरल्स, खूनी लिबरल्स और एक सो कॉल्ड जो ये हैं जो एक माफिया जो आपके सामने है सोशल मीडिया के ऊपर, इन्होंने वो मुहिम चलानी थी कि बैठने किसी को नहीं देना था, लेकिन आप मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। दूसरा जो अभी कल मामला हुआ इकरारुल हसन साहब के साथ, पुलिस के एक SHO ने उनके ऊपर जिस तरह तशद्दुद किया, वीडियो मौजूद है, उसके बावजूद बिलावल साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। अजीज़ मेमन का मामला हो, इनका इकरारुल हसन का मामला हो, या जो सईद गनी साहब ने झूठे ट्वीट्स किए समा TV के, इन मामलात के ऊपर बिलावल जो है वो मुकम्मल खामोश रहते हैं। लेकिन जहाँ पे फ़ौज का कहीं पे नाम आ जाए कि फ़ौज ने किसी सहाफ़ी के साथ कोई ज़्यादती की होगी या इमरान खान ने किसी वो मीर शकील रहमान को गिरफ़्तार कराए हुए वहाँ पे इल्ज़ाम हो, तो वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, फ़र्जंदे जरदारी साहब जो हैं वो भाग भाग कर जाते हैं। तो ये इंतहाई शर्मनाक और मुजरमाना खामोशी भी है, दौरा म्यार भी है, मुनाफ़कत भी है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे मामले पे, और वो है 5 अगस्त करीब आ रहा है, लेकिन अपोजिशन ने जो है वो नई लड़ाई का आगाज़ कर दिया है। पहले 5 अगस्त के हवाले से गो के एक्शन प्लान मैं भी बताता हूँ आपको, जो शाह महमूद कुरैशी साहब और मुईद यूसुफ साहब ने, शिबली फराज साहब ने सामने रखा पाकिस्तानियों के। लेकिन उससे पहले बिलावल साहब ने परसों और यानी कल या परसों उन्होंने धमकी लगाई थी कि FATF की कानून साजी के मामले में हुकूमत ने जो किया है, हम इसके बारे में FATF को शिकायत करेंगे, उनको बताएंगे और पाकिस्तान की हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। तो पाकिस्तान की हुकूमत को एक्सपोज करने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं FATF को, और FATF को शिकायत करने का मकसद यह है कि पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, या कम अज़ कम जो है वो ग्रे लिस्ट में ज़रूर रखा जाए। ये मकसद है बिलावल साहब का। उसके बाद जो बताया नज़र आता है, उसके बाद कल जो है वो मोहतरमुल मकाम प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने भी धमकी लगाई है। उन्होंने कहा हम अमेरिका से भी बात करेंगे, हम आलमी इदारों से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत ने FATF की कानून साजी के नाम पर क्या कुछ किया है। मकसद यही है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना। पाकिस्तान को नुकसान होगा तो ज़ाहिर है पाकिस्तानियों को दुख होगा, तकलीफ़ होगी। जिनके मफादात शायद बाहर हैं, जिनकी क़यादतों के, जिनके पास अकामे हैं बाहर के, जो बाहर जाके सेटल हो सकते हैं, जिनकी जो क़यादत है, उनकी असासें, उनकी जदादें, उनके बच्चे, उनके बिज़नेस, उनका सब कुछ बाहर है, तो उनको क्या फ़िक्र कि आप बज़ाहिर निशाना बना रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, लेकिन नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। तो अब ये इन्होंने नई बहस छेड़ दी है
हालांकि अब होना तो ये चाहिए था कि 5 अगस्त तक अब हमें रोज़ाना जो है वो कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए कश्मीर के ऊपर। जैसे उन्होंने बताया शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा 5 अगस्त को। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी उन्होंने कहा है कि वो SOPs को, कोरोना के SOPs को फॉलो करते हुए जहाँ जहाँ बाहर निकल सकते हैं बाहर निकलें, प्रोटेस्ट करें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ, सोशल मीडिया की पूरी एक कंपेन चलाएँ और इंटरनेशनल मीडिया को रियलाइज़ कराएँ। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब इंटरव्यूज़ देंगे, लेटर्स लिखे जाएंगे, कुछ कुछ ममालिक के सरबराहान को कॉल्स करके उनको बताया जाएगा। ये इक़दाम किए जाएंगे ताकि 5 अगस्त को उस जुल्म, उस जबर को हाईलाइट किया जा सके जो 1 साल कबल दहशतगर्द मोदी ने किया था। जो कश्मीर हाईवे है इस्लामाबाद की, उसको श्रीनगर हाईवे का नाम दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर 5 अगस्त को कश्मीर में जाएंगे, AJK की जो असम्बली है वहाँ पर ख़िताब करेंगे। सहाफ़ियों को LOC पर पहले भी लेकर गई है हुकूमत, मज़ीद जो है वो सहाफ़ियों को LOC पर लेकर जाएगी, जो इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे हैं उनको और जो सफारतकार हैं उनको भी कोशिश की जाएगी कि लेकर जाएँ LOC के ऊपर। जहाँ जहाँ SOPs को फॉलो करते हुए रैलियाँ हो सकती हैं, रैलियाँ निकाली जाएंगी, सफारती महाज पर कोशिशें की जाएंगी और जितना भी 5 अगस्त के मौके पर जितना इंटरनेशनलाइज मज़ीद किया जा सकता है कश्मीर के इशू को, उसको किया जाएगा। और ये भी कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि उन्होंने दुनिया भर में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनसे रिपोर्ट मांग ली है कि आपने इस हवाले से क्या क्या इक़दाम प्लान किए हैं, और उसके बाद भी रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आपने उस प्लान पर अमल दरामद कितना किया है। मोईज़ यूसुफ साहब ने भी कहा है कि हर पाकिस्तानी आवाज़ उठाए, जो बाहर निकल कर आवाज़ उठा सकता है बाहर निकल कर आवाज़ उठाए, जो सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज़ उठा सकता है वो सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज़ उठाए, लेकिन हर सूरत में कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाई जाए। ये एज़ ए पाकिस्तानी हमारी ज़िम्मेदारी है। कश्मीरी जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं हम और कुछ नहीं कर सकते, ज़ाहिर है हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान ये तो कर नहीं सकता कि यहाँ से कोई अपनी फ़ौज ना पाकिस्तान भेज सकता है, ना कोई और अपने यहाँ से लोग भेज सकता है, उसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कह चुके हैं, उस वक्त DGI SPR जो साबिक DGI SPR हैं जो पिछले टेन्योर में थे, आसिफ गफूर साहब, उन्होंने भी कहा था कि अगर कोई पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ से अगर कोई कश्मीर की तरफ जाता है और भारतीय उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं तो वो पूरी दुनिया में ये वावेला करेंगे कि देखें जी हमने इनको ये पाकिस्तान, हम तो पहले कहते थे कि पाकिस्तान दहशतगर्द भेजता है, हालांकि वो जिहाद के जज्बे से जा रहे होंगे, लेकिन उनको जो है वो दहशतगर्द करार दिया जाएगा और पूरी दुनिया में वावेला किया जाएगा और उसकी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचेगा। तो पाकिस्तान सफारती महाज पे कोशिशें कर सकता है, इस मामले को इंटरनेशनलाइज कर सकता है, इंडिया पर दबाव बढ़ा सकता है, इंडिया को एक्सपोज कर सकता है। और इसके अलावा ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास कोई और ऐसा रास्ता नहीं है अभी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान सफारती तौर पर इतना कमज़ोर था कि पाकिस्तान के साथ तो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क पाकिस्तान के साथ थे ही नहीं, बल्कि जिस तरह की 10 साल में हमारी सफारतकारी रही 2008 से 2018 तक, हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में तो वज़ीर ख़ारजा ही कोई नहीं था। तो जब तक आप दुनिया में इतने अहम मुल्क ना हो कि आप से बड़े बड़े जो ताकतवर मुल्क हैं उनका कोई ऐसा तल्लुक़ हो, कोई उनकी ऐसी मजबूरी हो आपके साथ तल्लुक़ की कि वो मजबूरन आपके साथ खड़े हों, तब तक आपके लिए आसान नहीं है कि आप कश्मीर के मामले पे कोई बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम इंटरनेशनली इंडिया को किसी मुल्क के पर इन्हिसार करते हुए दे सकें। और हम ये देख रहे हैं कि भारत जो है इस खित्ते में जो है वो आलाकार बना हुआ है ट्रंप का, जो मोदी है, और जो मोदी के ज़रिए ट्रंप जो है वो चीन के साथ कराना चाह रहे हैं भारत को उलझा कर, वो भी आपके सामने लद्दाख का सारा मामला। इसके बाद एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा, उन्होंने कहा जी मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है 50 अरब की करप्शन का, चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिस लें। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिस लेकर, और क्योंकि उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि मेरे हकूक़ मुतासिर हुए हैं, उन्होंने कहा कि मेरी इज़्ज़त के ऊपर सवाल है, मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल है, तो इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिस लें। अगर आप याद करें जब साकिब निसार साहब नोटिस लेते थे, ये कहकर आज को नोटिस लेते थे कि अवामी मफाद का मामला है, 18 करोड़ 19 करोड़ 20 करोड़ पाकिस्तानियों के मफाद का मामला है, उनके हकूक़ का मामला है, आइन ने जो उनको हकूक़ दिया उनका मामला है, वो सो मोटो लेते थे। तो उस वक्त हमले किए जाते थे, सुप्रीम कोर्ट पर गालियाँ दी जाती थी, जजेस के ख़िलाफ़ आवाम को इश्तिहाल दिलाया जाता था। आज एहसन इकबाल साहब का अपना हक इतना वो हो गया है, मतलब इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वो चीफ जस्टिस को आज खुद कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज को नोटिस लें। हालांकि ये वही नून लीग है जो आज को नोटिस को
जो है वो तनकीद का निशाना बनाती रही कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और वो ये भी कहते हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो मेरे असासों की छानबीन करे। तो मेरा ख्याल है कि एहसन इकबाल साहब का मामला नैब के पास है। प्रॉपर फोरम जो है असासों और जायदादों का जवाब देने का वो नैब है, ना कि वो जुडिशल कमीशन है। बहरहाल देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं। एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।